डॉक्टर मोहम्मद अरशद वाक एंड पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो होम्योपैथी के लिए है, लेकिन इस सिलसिले में सबसे पहले आप लोगों से ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये चैनल बनाने का मेरा बुनियादी मकसद क्या था। मेरा बुनियादी मकसद इस चैनल को बनाने का ये है कि इससे होम्योपैथी जो है उसके इल्म में इजाफ़ा हो। स्टूडेंट्स जो कि होम्योपैथी को जानना चाहते हैं, उसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, उन्हें होम्योपैथी के किसी ख़ास टॉपिक के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो उनकी ये कन्फ्यूजन जो है वो इन लेक्चर्स को सुनने के बाद जो है वो दूर हो जाए। यानी कि ये मेरा चैनल जो है बुनियादी तौर पर होम्योपैथी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर होम्योपैथी लवर्स चाहें तो वो इस मेरे चैनल को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि होम्योपैथी जो है वो उसका स्टार्ट कैसे हुआ, कि वो कोई इत्तफाकी हादसा था क्या कि होम्योपैथी जो है वो आपके सामने आ गई, या ये कोई बाकायदा इसकी डेवलपमेंट के अंदर जो है डॉक्टर सैमुअल हनीमैन साहब जो इसके बानी हैं उनकी कोई ख़ास मेहनत थी। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि होम्योपैथी का स्टार्ट जो है वो किस तरीके से हुआ है। अज़ीज़ दोस्तों, 1796 में, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने 18वीं सदी के आखिर में इस सिस्टम ऑफ हीलिंग को दरियाफ्त किया है। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि होम्योपैथी जो है वो 1796 में इसका स्टार्ट जो है वो हुआ है। अब देखना ये है कि क्या ये होम्योपैथी का दरियाफ्त होना जो है ये कोई इत्तफाकी हादसा था या बाकायदा कोई इसके पीछे जो है किसी की मेहनत जो है वो शामिल थी। जैसा कि मैं आपको ये बता चुका हूँ कि डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जो है वो हमारे इस होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ हीलिंग के बानी हैं, तो यकीनी बात है कि इतनी बड़ी दरियाफ्त जो है वो खामखा नहीं हो सकती। उसके पीछे कोई ना कोई किसी की मेहनत जो है वो उसका ज़रूर कोई ना कोई किरदार होगा, किसी ने इसके ऊपर मेहनत की होगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि असल में हुआ क्या और फिर उसके क्या नताइज निकले और उसके बाद जो है किस तरीके से जो है होम्योपैथी सिस्टम जो है वो उभर के सामने आया। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन साहब क्योंकि एक एलोपैथी के डॉक्टर थे और वो एलोपैथी में जो है आला तालीम रखते थे, उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है इससे बेशतर होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ हीलिंग की दरियाफ्त से बेशतर उन्होंने एलोपैथी की प्रैक्टिस जो है वो की थी और वो एक बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर थे। असल में मसला दोस्तों ये होता है कि जो शख्स ज़मीर वाला होता है, ज़मीर जिसका जाग रहा होता है, उसके लिए किसी गलत चीज़ को कबूल करना या उसको छुपा लेना जो है बड़ा मुश्किल होता है। तो बुनियादी तौर पर डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जो है एक बाज़मीर शख्स था। उसका ज़मीर जो है वो सच को सच कहने वाला था और झूठ को झूठ कहने वाला था और गलत को गलत कहने वाला था। तो बुनियादी तौर पर वो एक एमडी डॉक्टर थे। तो उन्होंने ये नोट किया कि ड्यूरिंग हिज प्रैक्टिस जब पेशेंट उनके पास आते थे वो उनको दवा देते थे, तो डॉक्टर हनीमैन साहब खुद लिखते हैं कि मैं बड़ा परेशान होता था कि मेरे पेशेंट्स जो हैं वो दवा खाने के बाद जो है उनकी बीमारी जो है वो बढ़ जाती थी। अगर सिंपल अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो उनकी बीमारी के अलामतों के अंदर जो है वो एग्रीवेशन स्टार्ट हो जाती थी। इस बात ने डॉक्टर हनीमैन साहब को खासा परेशान किया। बाज़मीर शख्स था, मुताला करने वाला बंदा था, केमिस्ट्री को समझने वाला बंदा था और एलोपैथी सिस्टम की आला डिग्री जो है उसके पास मौजूद थी, एक्सपीरियंस इसके अलावा था। तो उसने इस बात पर सोचना शुरू कर दिया कि आखिर वो कौन सी वजह है
जिस वजह से जो है ये लोगों की जो बीमारी की अलामात होती हैं वो बढ़ जाती हैं। इसके ऊपर जब वर्क शुरू हुआ, आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर हनीमैन साहब ने इसके ऊपर जो है रिसर्च स्टार्ट की। जब रिसर्च वर्क स्टार्ट हुआ तो दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि रिसर्च जो होती है वो 2-4 दिन में नहीं हो जाती, उसके लिए हमें बहुत लंबा पीरियड चाहिए होता है। तो डॉक्टर हनीमैन साहब ने जो होम्योपैथी फ़लसफ़ा लिखा है या इसकी फ़िलासफ़ी बयान की है, इसकी रिसर्च के लिए डॉक्टर हनीमैन साहब जो है उनको खासा पीरियड लगा है। डॉक्टर हनीमैन साहब ने जो राज पाया उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो हुआ क्या कि डॉक्टर हनीमैन साहब जो है एक तो बहुत अच्छे ट्रांसलेटर थे, काफ़ी सारी ज़बानों पर अबूर उनको हासिल था। तो डॉक्टर हनीमैन साहब एक मतलब इंसान की ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि इंसान उन मामलात को जब सामने रखता है और एक मजमूआ मामलात का तैयार होता है जो उसकी लाइफ के अंदर हो चुका होता है, तो इंसान उन मामलात को जब देखता है तो एक कंक्लूजन बनाता है, एक उससे नतीजा अखज़ करता है, और नतीजा जो उससे अखज़ करता है उसके पीछे जो हकायक मौजूद होते हैं उनको उसने पहले से नोट किया हुआ होता है। एक मामला ये था कि ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ऑफ मटेरिया मेडिका आप कह लें, उन्होंने एक नई बात जो है वो पढ़ी कि अगर किसी भी सब्सटेंस को, ड्रग को, मेडिसिन को किसी सेहतमंद इंसान को जो है वो दिया जाए तो वो उसके अंदर वही अलामात पैदा कर देती है। जस्ट ही वाज ट्रांसलेटिंग अ बुक। तो उन्होंने इस बात के ऊपर सोचना शुरू कर दिया। इससे पहले भी कदीम ज़माने में लोगों ने इस तरह के नज़रियात दिए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस फिक्रे की सदाकत को, इस सेंटेंस की सदाकत को समझने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने एक ख़ास मेडिसिन जिससे बनती थी वो उन्होंने खाना शुरू की क्रूड फॉर्म में। अब एक ये सिलसिला है। अब आप ज़हन में रखिएगा, एक बुक की ट्रांसलेशन है, बुक की ट्रांसलेशन से एक पॉइंट उनके ज़हन में आता है, एक उन्होंने चाइना दवा जिसको आप कहते हैं, उन्होंने एक चाइना को यूज़ किया क्रूड फॉर्म में। दो बातें हो गई। और एक बात तीसरी ये हुई कि जिस जगह वो प्रैक्टिस करते थे वो उस जगह पे करीब में जो है एक दवा साज फैक्ट्री थी जहाँ पर जो है चाइना को यूज़ करके या सिंकोना बार को यूज़ करके मलेरिया की दवा बनाई जाती थी। उस फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर थे वो अक्सर दवा लेने के लिए डॉक्टर हनीमैन के पास आते थे। तो डॉक्टर हनीमैन उनका ट्रीटमेंट करते थे। तो डॉक्टर हनीमैन साहब जो है जो उनका ट्रीटमेंट करते थे, तो डॉक्टर हनीमैन साहब ने ये नोट किया कि अक्सर मजदूर जो है या अक्सर फैक्ट्री वर्कर जो उनके पास आते हैं दवा लेने के लिए, उनका ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होता है कि उनके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो मलेरिया के होते हैं। मतलब ये ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स थे जो डॉक्टर हनीमैन साहब की ज़िंदगी के अंदर या लाइफ के अंदर जो आए। अब जब उन्होंने ये सारी बातें नोट कर ली तो डॉक्टर हनीमैन साहब ने कहा कि चलो इसको चेक किया जाए कि क्या ये बात सही है। उन्होंने सिंकोना बार, आपको पता है ये छाल होती है दरख्त की, उन्होंने सिंकोना बार हासिल की, छाल हासिल की और उसको उन्होंने क्रूड फार्म में खाना शुरू कर दिया। क्रूड फार्म में जब उन्होंने खाई तो चंद दिनों के बाद उनमें मलेरिया की अलामतें जो है वो जाहिर होना शुरू हो गई। अब डॉक्टर हनीमैन ने बात को यहाँ पर ख़त्म नहीं किया। डॉक्टर हनीमैन ने क्या किया कि उन्होंने अपने चंद दोस्तों को, जो उनके करीबी दोस्त थे, उनको भी सिंकोना बार जो है क्रूड फार्म में खिलाई। चंद दिनों में उनके अंदर भी वही मलेरिया की अलामतें आना शुरू हो गई। लर्जा लगे, बुखार हो, सर्दी हो, ये सारी अलामतें जो मलेरिया की थीं वो उनमें भी आ गई, डॉक्टर हनीमैन में भी आ गई।
तो इस जगह पे डॉक्टर हनीमैन ने कहा कि मैंने वो राज पा लिया, मैंने वो राज पा लिया। तो वो राज क्या था भाई? वो राज ये था कि क्रूड फार्म के अंदर कोई भी मेडिसिन जो है वो आप किसी पेशेंट को जब देंगे, और चाहे वो सेहतमंद हो बंदा, तो वो जब वो मेडिसिन खाएगा क्रूड फार्म में तो उसके अंदर वो अलामतें पैदा हो जाएंगी, और जब उसको हम पोटेंसी की फॉर्म में देंगे तो वही अलामतें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी, बंदा ठीक हो जाएगा, बंदे को शफा हासिल हो जाएगी। अब ये वो बुनियादी चंद पॉइंट थे जिनकी वजह से होम्योपैथी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, या यूं कह लें कि होम्योपैथी की बिगिनिंग है, यहाँ से अमारत की, होम्योपैथी की जो एक बड़ी अमारत है उसकी बुनियाद रखी गई। अब क्या इसकी पूरी बुनियाद जो है वो बुनियाद तो रखेगी, क्या होम्योपैथी की बिल्डिंग बस यहाँ पर ख़त्म होगी? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी जो है ये उसका स्टार्ट है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी ने इसके बाद जो तरक्की की है वो तरक्की जो है बेसिकली डॉक्टर हनीमैन की लाइफ को अगर आप स्टडी करें तो आपको होम्योपैथी के जो मुख्तलिफ मराहिल हैं जो वक्त के साथ साथ डॉक्टर हनीमैन ने नोट किए, तो वो आप उन मराहिल को जब देखेंगे तो आप कहेंगे कि होम्योपैथी का जो सफ़र है वो हनीमैन की ज़िंदगी के अंदर आखिरी दिन तक जो है उस पर वर्किंग होती रही है, और जो नताइज होते थे उनको बार बार चेक किया जाता था, उनके ऊपर तजर्बात किए जाते थे, उस पर तहकीक की जाती थी, तो तब जा कर के उनको शाया कराया जाता था। अब मेटीरिया मेडिका की बात कर लें, डॉक्टर हनीमैन ने हमें ये सिखाया या ये बताया कि भाई आपने कोई भी मेडिसिन अगर मेटीरिया मेडिका में डालनी है तो उसकी आपको बाकायदा से सेहतमंद बंदे के ऊपर प्रूविंग करनी पड़ेगी। डॉक्टर हनीमैन साहब ने कहा कि जानवरों पे प्रूविंग नहीं करनी है। मैं मतलब एक आपको ये बता रहा हूँ कि एलोपैथी की तरह हम लोग जो है प्रूविंग जब करते हैं किसी मेडिसिन की तो वो जानवरों पे नहीं करते। डॉक्टर हनीमैन ने कहा कि सेहतमंद बंदे के ऊपर प्रूविंग करनी है, यानी कि उसके अंदर पहले से कोई अलामतें किसी बीमारी की ना हो, बंदा ठीक ठाक हो, तो उसके ऊपर प्रूविंग कर लें। डॉक्टर साहब ने अपनी लाइफ में चंद अद्वियात जो है उनकी प्रूविंग की, जिनकी तादाद जो है नियर अबाउट आप कह सकते हैं कि 70 है। उन्होंने दवाओं की प्रूविंग की, और जो प्रूविंग का मेथड है अगर आप देखना चाहें तो वो आपको मिल जाएगा। इस मौजू के ऊपर हम बाद में बात कर लेंगे किसी और लेक्चर के अंदर। अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक फलसफे की बात कर लेते हैं। डॉक्टर हनीमैन ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो है उसके अंदर होम्योपैथिक फिलॉसफी को बयान किया। आप दोस्त बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के टोटल 6 एडिशन हैं। अब ये 6 एडिशंस का मतलब क्या है कि पहले फर्स्ट एडिशन आया ना जब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का, तो उस वक्त जो नज़रियात थे डॉक्टर हनीमैन साहब के, उन्होंने उसके अंदर वो मेंशन कर दिए। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई डेवलपमेंट का काम होता है तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। सेकंड एडिशन के अंदर जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी उसको शामिल किया गया, अमेंडमेंट्स की गई, सेकंड एडिशन आ गया। इसी तरह से थर्ड एडिशन आ गया ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का, फिर फोर्थ एडिशन आ गया, इसी तरह फिफ्थ एडिशन आ गया। अब फिफ्थ एडिशन पे मैं थोड़ा सा आपको मजीद एक बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब फिफ्थ एडिशन की जब हम बात करते हैं तो बड़े सगीर को हम लेते हैं, पहले सब कंटिनेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, जिसमें इंडिया और जिसमें बांग्लादेश वगैरह ये ममालिक शामिल हैं। अब डॉक्टर कैंट की जो लाइफ है ना, J.T. कैंट की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर J.T. कैंट। डॉक्टर कैंट की लाइफ को अगर आप देखें
तो डॉक्टर कैंट के मर जाने तक छठा एडिशन शाया ही नहीं हुआ था, प्रिंट ही नहीं हुआ। इट मीन्स कि डॉक्टर कैंट साहब ने जो है वो 5th एडिशन को फॉलो किया है और उसके मुताबिक प्रैक्टिस की है। अब जो सब कंटिनेंट है, या बर सगीर है, या हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश है, यहाँ पर जो ज़्यादातर आपको होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर नज़र आएंगे या होम्योपैथिक डॉक्टर नज़र आएंगे, वो 5th एडिशन को फॉलो करते हुए नज़र आएंगे। सादा अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ तो इस इलाके के अंदर जो है डॉक्टर कैंट के फॉलोअर्स हैं। डॉक्टर कैंट ने सारी जो प्रैक्टिस की है वो 5th एडिशन के मुताबिक की है। यानी कि इस बात को ज़हन में रखें कि डॉक्टर कैंट साहब जो हैं उन्होंने 6th एडिशन जो है देखा ही नहीं, क्योंकि 6th एडिशन जो है वो डॉक्टर कैंट साहब की डेथ के बाद छाया हुआ है। अब 6th एडिशन की बात करते हैं। सिर्फ जस्ट मैं आपको एक नुक्ता बता के जा रहा हूँ कि 5th एडिशन जो है उसके ऊपर जो प्रैक्टिस की गई बहुत सारे लोगों ने की, तो डॉक्टर कैंट के हम फॉलोअर हैं जो 5th एडिशन को मानते हैं। अब बात करते हैं 6th एडिशन की। 6th एडिशन की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखें, होम्योपैथी का इर्तका आप देखें कि डॉक्टर हनीमैन साहब कहते हैं कि मैं बीइंग एलोपैथिक डॉक्टर जब अपने पेशेंट को मेडिसिन देता था तो मुझे ये चीज़ बहुत टीज करती थी, तंग करती थी, परेशान करती थी कि मेरा पेशेंट जो है उसकी अलामतें क्यों बढ़ गई बीमारी की। इस तहकीक को स्टार्ट किया गया। डॉक्टर हनीमैन को ये बात समझ आई कि कोई मिनिमम डोज जो है अगर दे दी जाए अपने पेशेंट को तो शायद इसकी एग्रीवेशन कम होगी, दवा की मिकदार को कम कर दिया जाए। उसके लिए उन्होंने पोटेंसी का तारुफ पेश किया। अब आप लोगों को पता है कि होम्योपैथी के अंदर एक्स पोटेंसी भी है, सी पोटेंसी भी है, एलएम पोटेंसी भी है। हर एक की अपनी अहमियत है। इनके ऊपर हम किसी दिन बाद में लेक्चर देंगे आपको डिटेल और फिर उस पर बात करेंगे। तो ये जो पोटेंसियां डिफरेंट फॉर्म में आपको मिल रही हैं, एक्स में भी पोटेंसी मिल रही है, ठीक है, आपको सी स्केल में भी मिल रही है और आपको एलएम पोटेंसी भी मिल रही है, तो आखिर इसके पीछे राज क्या है? दोस्तों, इसके पीछे राज ये है कि डॉक्टर हनीमैन साहब जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। वो मुसलसल इम्प्रूवमेंट चाहते थे, डेवलपमेंट चाहते थे, बेहतरी की तरफ जाना चाहते थे। वो बेहतरी की तरफ गए। उन्होंने क्या किया? वो पोटेंसी को चेंज करते गए, तरीकाकार उसका मैन्युफैक्चरिंग का पोटेंसी भी उसको चेंज करते गए, चेंज करते गए, चेंज करते गए। और जो लास्ट बात उन्होंने कही वो एलएम पोटेंसी के बारे में उन्होंने बात की, और वो छठे एडिशन में उन्होंने बात की। एलएम पोटेंसी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सी स्केल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक्स में जो पोटेंसी बनती है वो एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। इन के ऊपर हम फिर किसी दिन आपको बताएंगे, लेक्चर बाकायदा से आपका जो है हम तैयार करेंगे और आपको बताएंगे कि असल में कहानी क्या है। अब एलएम पोटेंसी जब बनाई गई तो वो छठे एडिशन में उसका जिक्र आया। उसके बाद जो है डॉक्टर हनीमैन साहब की डेथ, कुछ वजूहात की बिना पर छठा एडिशन जो है आफ्टर द डेथ ऑफ डॉक्टर हनीमैन कुछ अर्सा वो पेंडिंग में पड़ा रहा। वो भी एक पूरी कहानी, हम आपको किसी दिन वो कहानी भी सुनाएंगे कि भाई वो मामला क्या था जिसकी वजह से जो है डॉक्टर हनीमैन साहब का जो लिटरेचर था छठे एडिशन से मुतल्लिका वो डिले क्यों हुआ। खैर वो डिले हुआ, वो प्रिंट हुआ। तो यहाँ पर हम पॉइंट आपको जो बता रहे थे वो ये था कि जनाब डॉक्टर कैंट साहब की जो डेथ है उस तक जो है छठा एडिशन सामने नहीं आया था। इट मीन्स के डॉक्टर कैंट ने छठा एडिशन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का देखा ही नहीं। वो 5वें एडिशन के मुताबिक सी स्केल की जो पोटेंसी थी उसके ऊपर प्रैक्टिस करते करते इस दुनिया जहाँ फानी से रुखसत हो गया।
अब वो कितना एक कामयाब प्रैक्टिशनर था, आप लोगों को जब आप स्टडी करेंगे डॉक्टर केंट की, जब फिलासफी को समझेंगे, डॉक्टर केंट के मटीरियल मेडिका को आप देखेंगे, डॉक्टर केंट के केसेस को आप देखेंगे, तो आपको समझ आएगी कि वो कितना ज़बरदस्त प्रैक्टिशनर था, अपनी लाइफ में कितना एक कामयाब शख्स था। अब छठे एडिशन की जो बात है एलएम पोटेंसी की, उसकी अपनी जगह अहमियत है। तो फुल स्टॉप किस जगह पे लगा है, वो एलएम पोटेंसी भी लगा है, यानी कि एलएम पोटेंसी के बाद जो है मजीद कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं कि इन स्केलों की ज़रूरत क्यों पेश आती रही। भाई मामला वही था जो पहले दिन स्टार्ट हुआ कि वाई एग्रीवेशन इन सिम्टम्स। उस एग्रीवेशन को कम करने के लिए हनीमैन साहब ने ग्रेजुअली जो है वो वर्क किया है, रिसर्च की है और वो चलते गए हैं। तो एलएम पोटेंसी पे जब वो पहुंचे हैं, मतलब एलएम पोटेंसी को जब देखा उन्होंने, उस पर तजर्बात किए, बार बार तजर्बात किए, उसको सेहतमंद लोगों को खिलाया, यूज़ करवाया उस दवा को, तो वो इस नतीजे पे पहुंच गए कि एलएम पोटेंसी जो है वो कम से कम एग्रीवेट करती है। तो मसला क्या था कि एग्रीवेशन को कम किया जाए, बीमारी की जो अलामात में शिद्दत पैदा होती थी उसको कम किया जाए। इसके लिए डॉक्टर हनीमैन साहब ने अपनी पूरी लाइफ जो है वो सर्व कर दी। इस एक पॉइंट को अगर आप लें ना कि इसके ऊपर डॉक्टर हनीमैन ने कितनी रिसर्च की, तो आप खुद सोच लें कि एक लंबा पीरियड उन्होंने गुजार दिया, लेकिन जो हक सच का पैगाम था वो मुझ तक, आप तक, सब तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों बात को ख़त्म करते हैं कि डॉक्टर हनीमैन साहब ने, ये कोई इत्तफाकी हादसा नहीं था कि होम्योपैथी दरियाफ्त होगी। लाइफ स्पैन इसका अगर आप चेक करें तो वो आपको हनीमैन की ज़िंदगी के साथ साथ नज़र आएगा। हनीमैन ने अपने बच्चे भी पाले हैं, डॉक्टर हनीमैन ने अपने बच्चों के पालने के अलावा प्रैक्टिस भी की है, हनीमैन ने लैब में बैठ के रिसर्च भी की है, मुख्तलिफ दवाइयाँ भी बनाई हैं, उसकी दवाइयों की प्रूविंग भी की है, ड्रग पिक्चर को भी ड्रा किया है और आपको लम्हा ब लम्हा आगाह किया है कि फ़लाँ दवा दी, 1 घंटे बाद ये हुआ, 2 घंटे बाद ये हुआ, 3 घंटे बाद ये हुआ। तो होम्योपैथी जो है, इसकी दरियाफ्त जो है, ये कोई इत्तफाकी हादसा नहीं है, इसके पीछे हमारे ग्रेट हनीमैन की पूरी लाइफ है। डॉक्टर हनीमैन साहब ने जो अपनी लाइफ का स्पैन है, देखिए डेथ तक उस शख्स ने इसके ऊपर मेहनत की है। तो मकसद उसका क्या था कि करेक्ट कोई बात पता चल जाए, फाइनल बात पता चल जाए, और वो बात जो है मैं आने वाली दुनिया को बता के चला जाऊं। तो उस शख्स ने जो कुछ जांचा, जो उसको समझ आई, उसने लिख दिया। ये एक अलग बात है कि एलोपैथ्स जो है वो उठ के मुखालिफ हो गए, लड़ाई शुरू कर दी उन्होंने, महाज बना लिया। तो बात महाज बनाने की तो थी ही नहीं। एलोपैथी हो, हिकमत वाला सिस्टम हो, या होम्योपैथी हो, या कोई और दीगर सिस्टम हो, हम सब का मकसद एक है। वो एक मकसद क्या है? हम सब का एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि हमारे पास जो पेशेंट मेडिसिन लेने के लिए आए, हम उसका इलाज करें और वो ठीक हो जाए। लेकिन ये इलाज इस तरीके से किया जाए कि आपका जो पेशेंट है उसकी तकालीफ में इजाफा ना हो, और बड़े साफ तरीके के साथ आपका पेशेंट जो है उसका केस क्योर हो जाए। तो ये सक्सेस होगी आपकी। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि लाइक के ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये आज मेरा तारफी लेक्चर था, इंट्रोडक्शन टू होम्योपैथी, के होम्योपैथी जो है वो मतलब उसका ज़हूर कैसे हुआ, वो कैसे उसका मतलब आप कह लें वजूद सामने आया। तो बाज़ हमारे दोस्त ये समझते हैं कि शायद ये कोई इत्तफाकी हादसा था। तो मैं आज आप लोगों को जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा था वो यही था कि भाई ये इत्तफाकी हादसा नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं है कि एक दवा खाई है और
उसके कुछ नताइज सामने आए और लिख दी किताब ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन और लोगों के सामने पेश कर दिया एक नज़रिया। ऐसा नहीं होता। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग पीरियड चाहिए होता है। उस पीरियड के अंदर जो है जो रिसर्च करने वाला होता है, रिसर्चर होता है, वो मुख्तलिफ मराहल में से गुजरता है, तजर्बात करता है, उसके नताइज को नोट करता है। तो हनीमैन साहब ने तो तजर्बात अपने ऊपर स्टार्ट किए, फिर अपने फ्रेंड्स के ऊपर वो सारे तजर्बात किए और उसके जो रिजल्ट्स निकले वो उनको नोट किया। नोट करके फिर कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन निकाल के उन्होंने आपको बताया कि जी ये बात है, असल में हकीकत में ये है। वक्त गुजरने के साथ साथ जो कुछ उसको समझ आती रही, जो कुछ उसने नोट किया, वो उसने लिखा, लिख के उसने आपके हवाले किया और फिर अल्लाह के पास चला गया। तो यही एक सच्चे शख्स की जो है निशानी होती है। जब उसको कोई बात सही समझ आती है तो वो लिख के चला जाता है, वो कहता है कि ये बात है। तो आज मैं आपको जो मैसेज देना चाह रहा था वो सिंपल था। एक तो इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहा था, आपको पता चले कि हनीमैन कौन है, होम्योपैथी कैसे दरियाफ्त हुई, और क्या ये इत्तफाकी हादसा था या कोई बाकायदा इसके ऊपर रिसर्च हुई और ये ऐसे सामने आई, या इन मामलात पे मैंने बात की आपसे। डॉक्टर कैंट का भी जिक्र हुआ, फिर मैंने ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन का जिक्र किया। इन तमाम बातों का बुनियादी तौर पे मेरा मकसद यही था कि थोड़ा सा आपको तारफ़ हासिल हो जाए कि बेसिकली होम्योपैथी जो है उसका बैकग्राउंड क्या है। इंशाल्लाह लाइक के टॉपिक पे हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपको देंगे। और तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।